हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेनर्स आर्क में। ये एपिसोड 48 मिनट का ही है बिकॉज मैं अभी बिजी हूँ एंड इस मानवा के चैप्टर्स चाइनीज़ में इसलिए से ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम आ रहा है। एंड मैंने 200 चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दिया है, इसके आगे के चैप्टर्स नहीं मिल रहे हैं। यदि मिलेंगे तो मैं अपलोड कर दूंगा। पर ये मॉन्क और भी एंग्री हो गया इन वर्ड्स के बाद और एक मोमेंट में ही वो पहले से ही इस गाय के पास था उसे अटैक करने के लिए। उनकी स्वॉर्ड्स आपस में टकराईं और ऐसी पावर निकली कि ऐसा लगा जैसे आसपास सबको इस ब्लास्ट वेव से उड़ जाना चाहिए। वे वरी करने लगे कि उनके काइट्स शायद इतनी पावर सह नहीं पाएंगे और सिंपली नीचे गिर जाएंगे। इसलिए उन्होंने टोया से पूछा कि वे कितनी देर तक विथस्टैंड कर पाएंगे। गाय अच्छे से अवेयर था कि वे इतने पावरफुल नहीं हैं विथस्टैंड करने के लिए और उसने नोटिस किया कि लीलू का काइट डैमेज्ड है और उसे तुरंत लैंड करना पड़ेगा। इसलिए यंग मास्टर्स ने डिसाइड किया कि वे नीचे लैंड करेंगे ताकि इतनी हाइट से गिरे नहीं। और अब वे बस बाकी लोगों पर काउंट कर रहे थे कि वे इस फायर को बुझा पाएं। मिस्टर ग्रीन, स्वाई और टुया ने मिलकर एक बिल्डिंग ढूंढी जो फायर से लगभग अनडैमेज थी। मोस्ट लाइकली इसी बिल्डिंग के अंदर फायर का सोर्स था, लेकिन उनमें से कोई नहीं जानता था कि अंदर कैसे जाएं। ग्रीन ने ज्यादा सोचे बिना डिसाइड किया कि वो अपनी एक वेनरेबल क्वीन को बुलाएगा जिसकी ब्यूटी और ग्रेस हर बार उसे एडमायर कराती थी। टूया को समझ नहीं आया कि ये मिस्टर इतनी टेंस सिचुएशन में ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है, जबकि उन्हें अभी पूरी सिटी बचानी है और ग्रीन महिलाओं के बारे में सोच रहा है। जल्द ही गाय चुप हो गया और कुछ नहीं बोला क्योंकि अचानक उनके पास एक स्नो क्वीन आ गई जिसने टेम्परेचर को नॉर्मल लेवल पर ला दिया। लेकिन वो इससे भी ज्यादा करने में केपेबल थी। उसके बाद उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ से उस हाउस को घेरने वाली आधी से ज्यादा आग बुझा दी। कुछ मिनट्स बाद ग्रीन ने गाय से कहा कि फायर फ्रीज हो गई है, लेकिन ये टेम्परेरी है, इसलिए उन्हें हरी करना होगा और अंदर जाना होगा। गाय इसको परसुएट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। उन्होंने हाउस के डोर्स तोड़ दी और अंदर चले गए। वे उम्मीद कर रहे थे कि वहां फायर का सोर्स मिलेगा। ताओमो ने वहां उसे देखा जिससे वो इतना डर रहा था। वही थी स्पिरिचुअल चाइल्ड जिसने लीडो के स्लैंडरर्स को यूनाइट किया और सियांस इस्टेब्लिश किया। सूची ने अग्री किया कि वही है जो बाहर से गॉड्स को मूव करती है और बॉर्डर्स को फायर लगाती है। वही क्रिमिनल है जो लूडो सिटी को जलाने वाली है। लेकिन गाय एक सेकंड के लिए भी वरी नहीं हुआ क्योंकि उसे खुशी थी कि इतनी लॉन्ग सर्च के बाद उसने फाइनली उसे ढूंढ लिया। ग्रीन ने देखा कि सुई इमोशनली अनस्टेबल हो गया है और उससे काम डाउन होने को कहा, क्योंकि वो सेज स्टोन का इस्तेमाल करके स्लीव को नीचे दबा रही थी। लेकिन वो ये भी श्योर था कि सेज स्टोन डिवाइन ऑब्जेक्ट्स को सी की डेप्थ में प्लंज करता है और ये शायद स्पिरिचुअलिस्टिक सेशन का अल्टीमेट गोल होगा। इसलिए अब उन्हें केयरफुली सोचना होगा कि उसे कैसे स्टॉप करें, क्योंकि अगर इसमें फेल हुए तो पूरा लूडो सफ़र करेगा। सडनली एक कनाई सूची से होकर गुजरी। गाय बहुत स्कैर्ड हो गया कि वो बैटल में चली गई, लेकिन पता चला कि ये टूया ने किया था, जिसने खुद भी नहीं समझा कि उसने ये कैसे किया। उसने उन्हें बताने की कोशिश की कि वो ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं करता, इसलिए मिस्टर ग्रीन को इसे तोड़ना पड़ा ताकि वो खुद को या किसी और को हार्म न करे। लेकिन जैसे ही ग्रीन ने गाय की बैग से क्लोथ्स उतारे, उसने वहां वही आदमी देखा जो शुरू से उनका पीछा कर रहा था और उसी की वजह से टुया ने सुई पर अटैक किया। ताओमोएल बहुत स्कैर्ड हो गया और हेल्प मांगी और इस हेड को हटाने को कहा। सुची अब सब कुछ परफेक्टली समझ गया और गैस किया कि ये चूथा जिसने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया और ताओमो शॉपिंग स्ट्रीट पर उस ओल्ड स्लैंडरर को किल किया जिसे उस आदमी ने खुद भी नहीं छिपाया। इसके बाद उसने कहा कि वो उसके फ्रेंड को भी इसी तरह किल कर सकता है, इसलिए सुई को कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो टूया डेंजर में है। टूया पैनिक करने लगा जब उसने सुना कि ये आदमी क्या कह रहा है। वो मरना नहीं चाहता था, गाय लॉन्ग टाइम तक जीना चाहता था। स्विगी नहीं जानता था कि वो टूया की कैसे हेल्प कर सकता है, इसलिए उसने ग्रीन से पूछा, जो उस वक्त सोच रहा था कि अगर वो ऑरोरा को कॉल करने की कोशिश करेगा तो स्नो क्वीन चली जाएगी, आइस जल्दी पगलेगी और जगह फिर से आग में बर्स्ट हो जाएगी। गाय ने सजेस्ट किया कि क्या वो दोनों को एक साथ यूज कर सकता है अगर ये पॉसिबल हो। ग्रीन ने समझा कि थ्योरेटिकली ये पॉसिबल तो है, लेकिन इसके लिए स्पेशलिस्ट होना ज़रूरी है क्योंकि दो लोगों को एक साथ बुलाना बहुत स्कैरी होगा, क्योंकि प्रिंसेस फ्यूरियस हो जाएगी और इसका एंड अच्छा नहीं होगा। सोची अब समझ गया कि मिस्टर ग्रीन इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर पाएगा और अब ये उसी को ट्राई करना होगा। टूया लगातार उनसे हेल्प मांग रहा था क्योंकि अब वो कुछ नहीं समझ रहा था और उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ग्रीन ने फिर भी हिम्मत की और स्नो क्वीन को इतनी हेल्प करने के लिए थैंक यू किया और उसी मोमेंट ऑरोरा को कॉल करना शुरू किया। आदमी ने एक नई प्रिंसेस को बुलाया जो ग्रीन की हेल्प करके खुश थी, इसलिए वो तुरंत उसकी एड में आ गई और कुछ चीज़ें भी साथ लाईं। चिऊ शॉक था जो ग्रीन ने अभी किया, उसे उस पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या वो सच में अब डिस्ट्रॉय हो जाएगा? लेकिन ग्रीन ने पूरी कोशिश की और इस स्टेज पर चिऊ को हिप्नोटिस की स्टेट में डाल दिया, जिससे सुई को अपना पार्ट एग्जीक्यूट करने का टाइम मिल गया।
सुई ने बिना हिचके स्पिरिचुअल चाइल्ड की तरफ दौड़ लगाई और उससे कहा कि बच्चों को आग से नहीं खेलना चाहिए और अब वो उसे इसके लिए पनिश करेगा। वो श्योर था कि इस बार उसे उसके सारे डीड्स का जवाब मिलेगा और उसने अपना पहला ब्लो मारा। लेकिन सब कुछ उतना सिंपल नहीं था जितना सुई ने सोचा था। उसने सिर्फ एक नज़र से उसे दूर फेंक दिया और इसके बाद उसे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे और उसके कान बजने लगे। धीरे धीरे उसकी नज़र चली गई और उसे ऐसा लगा कि उसकी सारी एबिलिटीज़ और सेंसेशंस उससे छीन ली गई हैं। यहाँ क्या हो रहा है? थोड़ी देर बाद गाय ने खुद को एक अननोन जगह पर पाया। ये किसी विलेज जैसा लग रहा था, लेकिन सुई कभी वहाँ नहीं गया था। गाय को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। क्या वो फिर से दूसरी तरफ चला गया है? यही स्पिरिचुअल चाइल्ड का ट्रैप है। सुची ने देखा कि मिन मेंशन में फायर लगी हुई है और वो आग बुझाई नहीं जा रही, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका, तो बस खड़ा होकर देखता रहा। और समय के साथ वहां एक गर्ल प्रकट हुई जो रो रही थी क्योंकि मिसेस मिन अंदर थी और उसे बचाने का कोई तरीका नहीं था। वहां अब एक आदमी आया जो उसके पीछे जाने को रेडी था। उसने गर्ल से पूछा कि वो कहाँ है। उसने बताया कि लेडी पीछे गार्डन में लेफ्ट साइड पर है। गर्ल ने उसे भीख मांगी कि उसे बचा ले, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो उसका एक्सीलेंसी उसे किल कर देगा। गाय ने उसे काम डाउन किया और कहा कि वो लेडी को बचाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक चाइल्ड ने उस आदमी के पीछे चिल्लाया कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत डेंजरस है, लेकिन आदमी ने उसकी बात नहीं मानी और फिर भी चला गया। और उस वक्त सुई उस चाइल्ड को देख रहा था जो अब उसे बहुत फैमिलियर लग रहा था। अब उसने समझ लिया कि ये चाइल्ड वही स्पिरिचुअल चाइल्ड है अपने बचपन में, और ये विलेज एंशिएंट सिटी ऑफ लूडो है। लेकिन स्पिरिचुअल चाइल्ड ने सुई को यहाँ क्यों भेजा? वो आदमी अपने चाइल्ड को रियश्योर करता रहा और कहा कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए उसे वहाँ जाना होगा, लेकिन वो जल्द ही लौटेगा और सब कुछ ठीक होगा। लेकिन चाइल्ड काम नहीं हुआ और बस बैठकर रोता रहा। उन्होंने उसे काम करने की कोशिश की और कहा कि उसका डैड फायर ब्रिगेड में सर्व करता है, वो ऑर्डिनरी लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो सेफ एंड साउंड बाहर आ जाएगा। सुची ने सब कुछ केयरफुली ऑब्जर्व किया और समझा कि स्पिरिचुअल चाइल्ड का फादर बहुत देर से बाहर नहीं आया। क्या वो सच में अब भी उस वुमन को बचा रहा है? सडनली वो बाहर दौड़ता हुआ निकला और अपनी बाहों में बॉडी उठाए हुए और सबको चिल्लाया कि रास्ता छोड़ो और रोड ब्लॉक मत करो क्योंकि इससे रेस्क्यू डिले होगा। गर्ल उस जेंटलमैन के लिए इनक्रेडिबली ग्रेटफुल थी क्योंकि वो सच में मिस मिन थी, लेकिन आदमी ने कहा कि वो शॉक में है और उसकी देखभाल की ज़रूरत है। जैसे ही वो जागी उसने बताना शुरू किया कि वो कितनी स्केर्ड थी और उसे लगा कि उसका एंड आ गया है। लेकिन फिर एक आदमी आया गीले ब्लैंकेट के साथ, जिसकी प्रेजेंस में उसका डर खत्म हो गया क्योंकि वो उसे बचाने आया था। इस स्टोरी के बाद उसने उसी आदमी को देखा जिसने उसे बचाया था और अब वो उसे पर्सनली थैंक करना चाहती थी, तो उसने कहा कि उसे हेल्प करे कि वो खड़ी हो सके। लेकिन फिर उसने उस चाइल्ड पर ध्यान दिया जिसने अपने डैड से चिल्लाकर कहा कि वो बेस्ट है। इसी मोमेंट सुई ने देखा कि उसके सामने एक बॉल बनने लगी जो धीरे धीरे उसे रियल वर्ल्ड में वापस खींच रही थी। लेकिन पता चला कि ये एक और इल्यूजन था और अब सुची ने अज्यूम किया कि स्पिरिचुअल चाइल्ड ने उसे उसके घर भेजा है, लेकिन किस लिए? दैट वो ऐसा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता था क्योंकि उसका काम था दूसरों की जान बचाना, ना कि उनके अकाउंट से रिच बनना। प्रिंसेस ने इंसिस्ट किया क्योंकि उसे शक था कि वो ऐसा ही कहेगा। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं लाएगी, बल्कि बस एक टेस्टी स्नैक लाएगी ताकि वो उसे एक्सेप्ट कर ले। प्रिंसेस ने डिसाइड किया कि वो उस आदमी के छोटे बच्चे को ट्रीट करेगी जो इस फूड को बड़े ध्यान से देख रहा था, क्योंकि वो लोग ऐसी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये उसे बहुत टेस्टी लगा, जिसके लिए उसने उस औरत का धन्यवाद किया। कुछ दिन बाद प्रिंसेस फिर से उस आदमी और उसके बच्चे से मिलने आई और फिर से उनके लिए फूड लाई, जिसे बच्ची ने तुरंत अटैक कर दिया। लेकिन आदमी ने उससे कहा कि वो ऐसा दोबारा ना करे क्योंकि एक बार उसके लिए इनफ है। लेकिन उसने उसे इंटरप्ट किया और कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसके लिए बहुत ग्रेटफुल है। कुछ महीने बाद ये फिर से हुआ और वो फिर अपने सेवियर के लिए छोटे गिफ्ट्स लेकर आई। बच्ची को ये औरत सच में बहुत पसंद आने लगी, इसलिए उसने उससे कहा कि वो चाहती है कि वो और बार आए। महीनों बाद जब प्रिंसेस एक और विजिट और गिफ्ट देकर जा रही थी, तो स्पिरिचुअल बच्ची ने अपने पिता से पूछा कि क्या वो लेडी मिन को उसकी माँ बनाना चाहता है। पिता उस पर गुस्सा हुआ कि वो ऐसी बात कैसे कह सकती है और किसने उसे ये सब बताया। बच्ची ने कहा कि किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन वो सोचती है कि मिस मिन उसके लिए अच्छी है और सबसे ऊपर उसके पास कभी माँ नहीं थी, जबकि सबके पास माँ है और वो भी चाहती है। आदमी ने उसे शांत किया और कहा कि वो इस पर और ना रोए, और उसे ये भी कहा कि ऐसी बातें दोबारा ना कहे, खासकर घर के बाहर, वरना उनके परिवार को प्रॉब्लम्स होंगी। उधर छोटे पैलेस में गोंगमिन बहुत गुस्से में था कि उसकी बेटी किसी कारपेंटर के साथ वक्त बिता रही है। ये उनके परिवार के लिए बड़ी शर्म की बात थी। इसलिए उसने अपने बेस्ट वॉरियर्स में से एक को बुलाया और उससे एक इंपॉर्टेंट मिशन परफॉर्म करने के लिए कहा। उसका डिवोटेड वॉरियर अपने मास्टर की हर बात मानने को रेडी था, लेकिन उसे लगा कि इस बार मास्टर ने जो कहा वो थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि अगर उसकी बेटी को पता चल गया तो वो फ्यूरियस हो जाएगी। लेकिन मास्टर ने उससे कहा कि वो चिंता ना करे, वो एंश्योर करेगा कि उसे कुछ पता ना चले और कोई कॉन्सिक्वेंस ना आए।
सड़क पर एक पिता और उसकी बेटी खुशी से वॉक कर रहे थे क्योंकि आज आदमी ने अपनी छोटी बेटी के लिए नए कपड़े खरीदे थे जिन्हें वो प्रिंसेस मिन को दिखाना चाहती थी जब वो फिर आएगी। लेकिन अचानक कुछ मास्क्ड मैन ने उनकी वॉक रोक दी और कहा कि वे उस आदमी को ढूंढ रहे थे जो उनकी जानकारी के अनुसार बैंडिट से मिला था और लोगों को मार चुका था, इसलिए वे उसे इम्प्रिजन करना चाहते हैं जहां वो अपने पनिशमेंट का वेट करेगा। आदमी ने अपनी फ्रीडम के लिए फाइट करने और ये कहने की कोशिश की कि ये सब स्लैंडर और डिसेप्शन है, लेकिन सोल्जर्स ने उसकी बात नहीं मानी और कहा कि एविडेंस क्लियर है और वे कुछ और नहीं कर सकते। उसकी बेटी ने एक वॉरियर की पकड़ से निकलने की कोशिश की, लेकिन इतनी छोटी बच्ची के लिए ये मुश्किल था। आदमी ने उनसे कहा कि वे उसे ले जाएं, लेकिन उसकी बेटी को ना छुएं। बेटी चिल्लाई कि ये बुरे लोग हैं और वो बहुत डर गई थी, लेकिन तभी एक ईविल वॉरियर ने उसे इंटरप्ट किया और कहा कि पावर ही जस्टिस है। ये कहकर उसने अपने तलवार निकाली और लड़की के पिता पर वार किया और अंत में कहा कि उसे गरीब परिवार में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। सुइची को समझ नहीं आया कि उसने उसे ये मेमोरी क्यों दिखाई। शायद वो ये कहना चाहती थी कि उसकी रिसेंटमेंट क्लास ऑपरेशन से आती है या कोई और रीजन है। लेकिन उसके थॉट्स इंटरप्ट हुए जब एक और औरत अचानक उसके पास प्रकट हुई और ये पिक्चर देख रही थी। उसके बाद वो उस गरीब बच्ची के पास घुटनों के बल बैठ गई और कहा कि वो ये डिजर्व नहीं करती थी। लेकिन सुई के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज वही एम्युलेट था जिसे उसने पहले भी देखा था। तब उसे एहसास हुआ कि ये हीर था, वही जिसने लड़की की मदद की थी। लड़का विश्वास नहीं कर पा रहा था कि हीर सेयॉन्स की क्रिएशन के पीछे था। अगर ये सच था तो सुई समझ गया कि उसने अभी वही देखा जो स्पिरिचुअल बच्ची ने एक्सपीरियंस किया। लेकिन फिर भी उसके माइंड में सवाल थे। क्या बच्ची उस दिन हीर ने रेजरेक्ट की थी? क्या उसके पास रिवाइव द डेड की एबिलिटी है, एक ऐसे इंसान की एबिलिटी जो दुनिया से आगे जा चुका हो? सुई को वो हेड मंक याद आया जिसने उन्हें फ्लावर स्ट्रीट पर अटैक किया था। उसके भी वही एम्प्टी आइज थे जैसे स्पिरिचुअल बच्ची के। इसका मतलब सिर्फ एक था कि दोनों को हीर ने रेजरेक्ट किया था। इसके बाद उसका शरीर फिर कहीं और ट्रांसपोर्ट होने लगा। सुईची ने समझा कि स्पिरिचुअल बच्ची पहले ही डेड थी, अब वो कहाँ जाएगी? अचानक सुई खुद को एक सेमेट्री में पाया जो उसे जानी पहचानी लगी। क्या ये वही हीयर सेमेट्री थी? अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ा और वो स्पिरिचुअल बच्ची थी जो उसके पास बैठी थी और उससे थोड़ी बात करना चाहती थी। उसने कहा कि ये सच में वही है, लेकिन उसे ये जगह पसंद नहीं है। चाहे वो लूडो था या अब है, उससे पसंद नहीं है। इसके बाद उसने ग्रेव खोली और कहा कि उसने थोड़ी गलत गैस की थी। उसे इतने समय से दफनाया गया था कि वो स्पेसिफिक प्लेस याद नहीं था। सुई ने उससे पूछा कि क्या वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि उन्होंने उसके पिता को स्टेटस डिफरेंसेस की वजह से मार दिया? बच्ची ने साफ नहीं कहा। उसने कहा शायद हम, लेकिन अभी नहीं। अभी उसे इस रॉटन वर्ल्ड से नफरत है। इसके बाद वो ग्रेव से उठी और कहीं जाने लगी। सुई ने उसके पीछे पूछा कि वो इस दुनिया से इतनी नफरत क्यों करती है। स्पिरिचुअल बच्ची ने कहा कि उसे लगता है कि दुनिया सबसे बड़ा हिपोक्रेट सीक्रेट है, जैसे एक टेमिंग इंस्ट्रूमेंट जो वायलेंस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को कम करता है, एक स्टेबल सोसाइटी की मजबूती जो ह्यूमन फ्रीडम को फिजिकल सिक्योरिटी के लिए डिनाई करती है। लेकिन सुई ने उसे प्रूव करने की कोशिश की कि टाइम बदल चुका है, अब सब अलग है। वो खुशी से उसे सब दिखाएगा ताकि वो समझ सके, लेकिन उसे यकीन था कि ह्यूमन नेचर की मीननेस नहीं बदली, क्लास डिवीजन भी नहीं बदला। स्पिरिचुअल बच्ची ने कहा कि उसने उसकी मेमोरीज देखी हैं और उसके ऑब्सेशंस को अच्छी तरह जानती है। इन सब के बाद उसने फिर पूछा क्या उसे अभी लगता है कि वो उसे इन सब रबिश से कन्विंस कर सकता है। सुई को बहुत दुख हुआ कि शहर जिसे ह्यूमैनिटी ने 100 साल की स्ट्रगल से बनाया था उसे ऐसे ही जलकर खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन बच्ची ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और कहा कि वो गलत है क्योंकि ये शहर उनका नहीं है जिन्होंने इसे वास्तव में बनाया। सुई ने उसे प्रूव करने की कोशिश की कि भले ही वो पूरे शहर को जला दे, ये कुछ नहीं बदलेगा, सब फिर से शुरू होगा। स्पिरिचुअल बच्ची को यकीन था कि महान हीर उसे नया जीवन देगा अगर वो ये सब करेगी। इसलिए उसने अपना रिचुअल शुरू किया क्योंकि वो % श्योर थी कि इससे ये रॉटन वर्ल्ड बच सकता है। सुई ये पिक्चर देखकर शॉक था। क्या ये सच में इंसान को रेजरेक्ट करता है? लेकिन फिर उसे रियलाइजेशन हुआ कि जो हो रहा है, हीर ओरिजिनल ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर रहा है और उस पर बने पुराने सीक्रेट्स को भी। इस डिजास्टर के बाद थोड़े बहुत रीबिल्ड होंगे और नया शहर, नई कम्युनिटी और हीर द्वारा रेजरेक्ट किए गए बिलीवर्स, यही फर्टाइल ग्राउंड होगा सेंचुरी का नया सीक्रेट बनाने के लिए। यही एक ट्रांसेंडेंटल पर्सन को चाहिए। वो इस चांस को जरूर यूज करेगा एक नया सीक्रेट बनाने के लिए और लॉन्गर लाइफ पाने के लिए। अचानक सुई को फिर चक्कर आया और वो उसी घर में लौट आया जिसमें स्पिरिचुअल बच्ची अपना रिचुअल कर रही थी। ग्रीन ने उसे चिल्लाकर कहा कि सुई जल्दी करे क्योंकि स्लीव धीरे धीरे सिंक हो रही है और जल्द ही वो दिखेगी भी नहीं और ये उनके लिए क्रिटिकल है। सुई ने अपनी स्लीव पाने की कोशिश की लेकिन बच्ची रास्ते में थी। लड़के को समझ नहीं आया कि इतनी छोटी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ कहां से आ रही है। टूया पहले ही भूल चुका था कि उसके बॉडी पर कोई मॉन्स्टर है। उसने चिल्लाया कि स्लीव डिसअपियर हो रही है और सुईची को जल्दी करनी चाहिए।
लड़के ने समझा कि सेज के स्टोन वाले रिचुअल से स्लीव पानी में और गहराई तक सिंक हो रही है। अब वो हेजिटेट नहीं कर सकता और तुरंत एक्ट करना होगा। इसलिए सुई ने अपनी तलवार उठाई और स्पिरिचुअल बॉडी पर स्ट्राइक किया, इस उम्मीद में कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। होली स्वॉर्ड से ब्लो करने के बाद भी कुछ नहीं बदला। लड़की ने तुरंत जवाब दिया और एक फायरी ब्लो से सुई के बॉडी पर वार किया। लड़का सीधा एग्जिट की तरफ उड़ गया जहां टूया और मिस्टर ग्रीन थे। लेकिन उस वक्त सुई ये सोच रहा था कि उसके पास कितनी पावर है। ग्रीन ने उसे हिंट दिया कि वो अपने बॉडी को रिस्क कर रही है ताकि सेज स्टोन रिचुअल फास्ट हो सके और स्लीव को नीचे करना उसके लिए बहुत महंगा है, इसलिए इसी मोमेंट पर एक्ट करना होगा। सुई ने उसे चिल्लाकर कहा कि इससे वो मर जाएगी और सब और बुरा होगा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मानती थी कि वो पहले ही मर चुकी है। फिर रिवाइव किया गया ताकि इस बार वो डिग्निफाइड डेथ मर सके। लड़के ने समझा कि जब तक वो रिचुअल कर रही है स्लीव पानी में और गहराई तक सिंक हो रही है और जल्द ही वो सच में दिखना बंद हो जाएगी। ग्रीन ने कहा कि उसे जल्दी करनी होगी क्योंकि हिप्नोसिस डिसअपियर हो रही है, इसलिए ग्रीन को उस लड़के को रोकना होगा जिसने टूया के बॉडी पर कब्जा कर लिया है और फिलहाल उसे स्लीव खत्म करनी होगी। लेकिन आदमी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़का हिप्नोसिस से खुद बाहर आ जाएगा और फिर उसने कहा कि स्पिरिचुअल बच्ची के लिए, उसके प्लान के लिए वो सब करेगा, चाहे किसी को डिस्ट्रॉय ही क्यों ना करना पड़े। टूया का बॉडी अंदर से प्रेशर से बर्स्ट होने लगा और उसने मिस्टर ग्रीन से रिक्वेस्ट की कि वो फिर से उस लड़की को रिलीज करे जिसने इस लड़के को हिप्नोसिस में डाला था, लेकिन ग्रीन ने उसे चुप कराया क्योंकि ये पॉइंट नहीं था। फिर उसने चू से बात करने की कोशिश की और पूछा कि क्या उसे लगता है कि खुद को सैक्रिफाइस करके लिटिल के लोगों को भी खींच ले जाना वर्थ है। चू को यह सब फनी लगा, लेकिन उसके बाद स्ट्रॉन्ग लाइट्स थिड़कने लगी। चिल्लाते हुए टूया और ग्रीन खानी से सरप्राइज हो गए, लेकिन ये किसी मॉन्स्टर की अटैक नहीं थी। टूया को खुशी हुई क्योंकि इसका मतलब था कि वो बच्ची इसी समय हिप्नोसिस से बाहर आई थी। सच वर्ड्स, क्योंकि उसके लिए लूडो के रेजिडेंट सिर्फ कोल्ड ब्लडेड कैपिटलिस्ट लीचेस थे। उसने याद किया कि कैसे सालों पहले उसके पास एक पुअर लेकिन बहुत खुश फैमिली थी जिसे वो बहुत प्यार करता था। उसका एक बेटा था जो उसे हर दिन खुश करता था, जबकि प्लांट में वर्कर्स को ले ऑफ किया जा रहा था। इन्फॉर्मेशन जानबूझकर स्प्रेड की गई थी कि सिर्फ वही लोग जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेंगे वो ही अपनी जॉब्स रख पाएंगे और बाकी नहीं रख पाएंगे। इसलिए वर्कर्स को ओवरटाइम बिना पे के काम करने पर मजबूर किया गया। ऐसे इनह्यूमन प्रेशर में उसका फादर कन्वेयर पर कोलैप्स हो गया और फिर कभी नहीं उठा। उसने तब तक काम किया जब तक प्रेशर कम नहीं हुआ। चियू की मदर फैक्ट्री गई सिचुएशन समझने के लिए और न सिर्फ पूरी तरह बुली हुई बल्कि उसे साइलेंस भी किया गया और स्टेज्ड सुसाइड्स कराए गए क्योंकि उसके पास उनके गिल्ट के सबूत थे। छोटा बच्चा सोचता था कि दुनिया हमेशा उसका मजाक बनाएगी, कभी उसे रिवेंज का मौका नहीं देगी। लेकिन उसी दिन लॉर्ड्स स्पिरिचुअल चाइल्ड ने किसी को उसे ढूंढने भेजा। एक ओल्ड मैन आया जो बेंच पर जोर जोर से रो रहे बच्चे के पास गया और उससे बात करने लगा। उसने चियू की कहानी सुनी और बहुत दुख हुआ कि ये सब उसके साथ हुआ। इसलिए उसने छोटे बच्चे को अपने पास आने और स्टूडेंट बनने का इन्विटेशन दिया और बाद में उसे रिवेंज का मौका देगा। छोटा बच्चा इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के खिलाफ नहीं था और उस आदमी ने उसे यह भी बताया कि स्टूडेंट बनकर उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई उसे हार्म नहीं कर सकता। वो उसे नई लाइफ, नया नाम देगा और वो एक व्हील बनेगा जो करप्ट सोसाइटी को शेक करेगा और पूरी तरह नई दुनिया बनाएगा। उस दिन से बच्चा सिर्फ चीफ चियू कहलाया और आज तक यही उसका नाम है। उस दिन से चियू हमेशा एक ही चीज़ सोचता था कि कोई भी लॉस ऐसा नहीं जो दिल को नहीं तोड़े, कोई भी पेन ऐसा नहीं जो दिल को नहीं तोड़े, ठीक वैसे ही जैसे कोई हेटरेड बिना कारण के नहीं होती। वो मानता था कि लॉ सिर्फ उन लोगों को रेगुलेट कर सकता है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पालन करते हैं, जबकि दूसरे टाइप के इंसान मानते हैं कि वो अपनी पोजीशन और पावर से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। सामान्य साइलेंस को टास्क रिकॉग्निशन के रूप में देखा जा सकता है, जबकि टाइम लगातार बदलता रहता है दूसरे प्रकार के लोगों की आवाज़ के अनुसार। इसलिए चियू अपनी सारी एंगर इस दुनिया पर वापस लाएगा जिस पर अभी सिर्फ टोया सफ़र कर रहा था, जो पहले ही उसे हेल्प करने के लिए मिन्नतें कर रहा था। ग्रीन के पास कोई चॉइस नहीं था, बल्कि उसे अपनी स्नो प्रिंसेस को बुलाना पड़ा क्योंकि वो थक गया था इस आदमी से जो खुद से झूठ बोल रहा था, क्योंकि उसकी ट्रेजेडी का लोडो के इनोसेंट सिटीजन से कोई लेना देना नहीं था। आदमी ने अंततः शीफू का मेन बॉडी खोज लिया और लिटरली उसे लड़के से बाहर खींचा और उसी मोमेंट स्नो क्वीन उसे आधा काटने के लिए रेडी थी और ऐसा ही उसने किया। अब टोया रिलेटिवली सेफ था। स्नो क्वीन ने चियू को फ्रीज करने से पहले उसने कहा कि वे सब रिग्रेट करेंगे क्योंकि फ्रीडम की फ्लेम कभी नहीं बुझेगी। लेकिन ग्रीन की ओपिनियन पूरी तरह डिफरेंट थी। वो मानता था कि लोग फ्री पैदा होते हैं लेकिन हमेशा चेंज में रहते हैं जिन्हें हर कोई तोड़ नहीं सकता। वो सोचता था कि चियू बहुत नैरोली सोच रहा था।
टोया ने मिस्टर ग्रीन का धन्यवाद किया, लेकिन वो अब भी उसे डराता था। लेकिन अब आदमी जानता है कि मिस्टर ग्रीन को इतने वर्ड्स कहने की ज़रूरत नहीं कि वो ब्यूटीफुल गर्ल्स को बुला सके। लेकिन ऐसा हुआ कि बाद में ग्रीन को अपोलोजाइज करना पड़ेगा स्नो क्वीन को इतनी टैक्टलेसली बुलाने के लिए। इस समय सुई अभी भी स्पिरिचुअल चिल्ड्रन के साथ फाइट कर रहा था और स्लीव तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, जिसे वो अब भी देख सकता था, जो ग्रीन और टोया के लिए नहीं कहा जा सकता था, लेकिन स्पिरिचुअल फ्लैश उसे बहुत हिंडर कर रही थी। उसने सुई का नेक पूरी ताकत से दबाया, लेकिन वो गिव अप नहीं कर सका और स्लीव तक पहुंचता रहा ताकि लूडो को फायर से बचा सके। ग्रीन ने ये मैडनेस देखा और नहीं समझा कि सुई अभी भी स्लीव कैसे देख पा रहा है, क्योंकि उसे लगा कि वो बहुत समय से गायब हो चुकी थी। आदमी नहीं समझ पाया कि ये कैसे पॉसिबल था। सुई तब तक कितना डीप था कि इतने समय तक उसे देख सकता था। सुई ने नोटिस किया कि स्पिरिट चाइल्ड्स हैंड बहुत वीक हो गई थी और उसने मेंटली प्रेशर डालने की कोशिश की। उसे बताया कि वो कभी कोप नहीं कर पाएगी और उसे लगा कि उसका हाथ धीरे धीरे वीक हो रहा है, वो उसे डिफीट नहीं कर पाएगी। उस मोमेंट उसने उसे पीछे फेंक दिया, क्योंकि उसने वास्तव में महसूस किया कि लड़का इतना वीक नहीं है जितना उसने सोचा था। लड़के ने परफेक्टली समझ लिया कि ये उसके लिए एंड हो सकता है, इसलिए उसका मूड बहुत बेटर हो गया। अंत में उसने सुई और सिंफुल लिटिल को अलविदा कहने लगा। क्या वो सच में चला जाएगा? लेकिन लड़का आसानी से गिव अप नहीं कर रहा था और वो सीधे उस पर जंप कर गया और हर पॉसिबल वे में उसे पकड़ने की कोशिश की। ग्रीन के पास उसे वॉर्न करने का समय नहीं था और ऐसा लगता है कि सुई अब फेटल मिस्टेक करने वाला है, जो उसे बहुत कॉस्टली पड़ेगी। स्पिरिचुअल चाइल्ड ने सबको अलविदा कहने के बाद खुद को सिंपली टॉर्न कर दिया और एक एक्सप्लोजन हुई जिसने सुई को कई मीटर्स दूर फेंक दिया। मिस्टर ग्रीन आखिर में आइस शीरी बनाने में कामयाब रहा, जिससे वो और टोया सरवाइव कर सके, क्योंकि इतनी बड़ी एक्सप्लोजन के बाद सरवाइव करना इनक्रेडिबली मुश्किल था। इस समय सुई अपने फ्रेंड से ज़्यादा खराब महसूस कर रहा था, क्योंकि वो एक्सप्लोजन के एपिसेंटर में था, जो उसे टुकड़ों में फाड़ सकता था। टोमोया रियली वरिड हो गया कि यह सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि सुई बहुत वीक लग रहा था। क्या वो सच में मर सकता है? ग्रीन ने पुअर लड़के को अपने आर्म्स में लिया और किसी तरह उसे वेकअप करने की कोशिश की, लेकिन सुई ने रिएक्ट नहीं किया। वो स्पीक नहीं कर रहा था, सिर्फ सोच रहा था कि उसके ईयर्स ने बहुत कुछ सुना। उसे लगा कंकशन है। रिंग वायरस विदाउट फियर रेस्टोरेटिव इफेक्ट नहीं कर सकता। ग्रीन ने उसे कॉल करने की होप नहीं खोई। सारा सुई कह सकता था कि स्लीव अभी भी दिख रही है, और सच में ये था। स्लीव अनइमेजिनेबल डेप्थ्स तक पहुंच चुकी थी, फिर भी वो देख पा रहा था। वो अकेला था जो इसे देख सकता था। इसलिए सुई ने उनसे मदद मांगी ताकि वो स्टैंड कर सके और समझ सके कि उसे क्या करना है। टोया ने तुरंत सुई से कहा कि अब कुछ भी ना करे। उसे मानता था कि लड़के को मेडिकल हेल्प चाहिए, क्योंकि उसका बॉडी और लाइफ बहुत डेंजर में है। सुई ने दर्द के बावजूद उन्हें बताया कि वो अभी भी स्लीव देख सकता है। ग्रीन ने डिसाइड किया कि उसे हेल्प करेगा। उसने उसे उठाया ताकि वो स्लीव तक पहुंच सके और पिकअप कर सके, अगर वो सच में देख सकता है। सुई ने देखा कि स्लीव जल रही है और उसे छूना भी पेनफुल था, लेकिन उसे इसे लेना ही था, खासकर क्योंकि बहुत कम बचा था। जैसे ही उस आदमी ने सोचा कि वो उसे पकड़ चुका है और अपने हाथ में रख चुका है, सब अचानक उसकी आंखों में डिसॉल्व हो गया और अब सुई भी स्लीव को नहीं देख सकता था। सुई समझ नहीं पाया कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उसने अभी देखा था और जैसे ही उसने उसे पिकअप करने का डिसाइड किया, स्लीव अचानक डिसअपियर हो गई। ग्रीन ने उसे काम किया और कहा कि ये नॉर्मल है, उसने सब कुछ कर लिया जो कर सकता था। स्लीव सिंक हो रही थी और अब इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। अब यह बेहतर था कि वो ट्रैप से बाहर निकलने के बारे में सोचे, वरना वे यहाँ हमेशा रह सकते थे। लेकिन सुई ने उसे नहीं सुना और खुद से दोहराता रहा कि वो अभी भी उसे पा सकता है और करेगा, बस उसे और करीब जाना था। टोया पहले ही उसे चिल्ला रहा था, क्योंकि अगर वो जारी रखता है तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा और कोई स्लीव मदद नहीं करेगी। उसे अर्जेंटली बाहर निकलकर हॉस्पिटल जाना होगा। सुई ने उसकी हर बात सुनी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने समझ लिया कि वो पहले एक बार मर चुका है और यही उसे यहाँ लाया। वो फेस टू फेस डेथ से बिल्कुल भी नहीं डरता था। उसे याद था पहली बार जब उसने घोस्ट को देखा, जैसे किसी भी मोमेंट उसे स्वॉलो कर सकते थे। उस समय वो केवल फियर, पैनिक और हेल्पलेसनेस महसूस कर रहा था। नो फ्रेंड्स, नो हेल्प, कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट। और ये तब तक जारी रहा जब तक वो मास्टर फ्रॉम द ब्लैक गेट से नहीं मिला, जिसने उसे ऑकल्ट सिखाया, उसे लाइफ दी, गाइड किया और इस दुनिया में सर्वाइव करने में मदद की। वो इसे अपने फ्रेंड्स के लिए करेगा, जिन्होंने उसे कंपेनियनशिप, वार्मथ और जॉय दिया और कभी भी असाइड स्टैंड नहीं हुए, भले ही उसने एक रियल इडियट की तरह एक्ट किया। अपने हॉल ऑफ सीक्रेट्स और बिलीवर्स के लिए, जो हर गैदरिंग में आए और उसे सपोर्ट किया ताकि वो उन्हें नहीं बताए। अंत में एंकर्स के लिए, जिन्हें वो प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा था, और अपने लिए। सुई ने फर्म डिसाइड किया कि वो स्लीव लेगा और उतना डीप डाइव करना शुरू कर दिया जितना वो कर सकता था।
इस बीच लॉडो के कई बड़े एरियाज में आग लगी और इस रेट पर लॉडो पूरी तरह जल जाएगा। फायर फाइटर्स ने धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आग को डील करने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझ रही थी। अन्य फायर फाइटर्स ने सुना कि सिचुएशन अन्य एरियाज में भी वही है। सभी टीवी चैनल्स ने रिपोर्ट किया कि लिवा में कई एरियाज में जो आग लगी थी वो सेंचुरी पहले की रिपीट हो गई और अब तक थाउजेंड्स हाउसेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और थाउजेंड्स लोगों को सिटी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और स्टॉक मार्केट क्रैश के कॉन्सिक्वेंसेस अब भी महसूस किए जा रहे थे। शहाराजादा और मिस्टर एंडी रेनिस मैडनेस को देखते रहे और उन्होंने कहा कि एडवाइजर ने कहा कि लिटिल गवर्नमेंट कंप्लेन कर रहा था कि रिच गाइज उन पर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं और करंट इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर वरीड थे। सिचुएशन में मिस्टर एंडरसन बिलीव्ड कि ऐसा लगता है कि वे आग की तुलना में अमीरों की जिंदगी की परवाह नहीं करते। ऑर्डिनरी सिटीजन्स की जिंदगी उनके लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं थी। अचानक उनकी बातचीत एक पौ द्वारा इंटरप्ट हुई जो रूफ पर चढ़ रहा था, जिस पर शहारा और मिस्टर एंडरसन थे। पहले उन्होंने समझा नहीं कि ये क्या है और कौन हो सकता है, लेकिन कुछ मिनटों बाद स्पष्ट हो गया कि ये वही लड़की थी जिसके साथ शहारा ने पियर पर फाइट की थी। हालांकि वो खुद शहाराजादा को वहां देखना रेडी नहीं थी। शहाराजादा ने एडवाइस किया कि वो वापस जाए जहां से आई थी, क्योंकि एक महिला उसके जैसे सैकड़ों लोगों को हरा सकती है, इसलिए उसे प्रोवोक नहीं करना चाहिए। लड़की अभी भी कुछ कहने की कोशिश कर रही थी कि अगर उसे ऑर्डर नहीं दिया गया होता तो वो नहीं आती, लेकिन शहारा उसकी बात सुनने वाली नहीं थी और उसने अपने फुट से फ्लोर पर किक मारा और लड़की हाउस का एक हिस्सा लेकर सिंपली नीचे गिर गई। मिस्टर एंडरसन ने इस यंग वुल्फ से एनवी नहीं किया, लेकिन उसने शहाराजादा से रिक्वेस्ट की कि वो अपने आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय ना करे। शहाराजादा को यह सेशन इतना ऑब्सेस लग रहा था, लेकिन एंडरसन ने उसे लीव करने और काम कंटिन्यू करने के लिए कहा। वो बहुत सरप्राइज था कि वो काम कंटिन्यू करने के लिए रेडी था जो उन्होंने रिसेंटली शुरू किया था। एंडरसन समझ नहीं पा रहा था कि वो इतना सरप्राइज क्यों है, क्योंकि वो बहुत समय से रेडी था। अचानक एक ह्यूज शिप दिखाई दिया और ऐसा लगा कि ये वही शिप था जो पोर्ट में था। मिस्टर एंडरसन ने डिसाइड किया कि वो एनालिसिस रिचुअल अभी शुरू करे ताकि समय वेस्ट ना हो। कुछ समय बाद उसके हाथ में ह्यूज सिजर्स अपीयर्ड हुए जिससे वो शिप को काटने वाला था, या शहारा ने सोचा था, लेकिन उसकी गेसेस गलत थीं क्योंकि वो एक न्यू लिमिट सेट करने वाला था जो शहाराजादा को मदद करेगा। शहाराजादा पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी कि वो किस रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहा था। उसने कहा कि वो जल्दबाजी ना करे और थोड़ी देर वेट करे, वो सब समझ जाएगी। एंडरसन ऑलमोस्ट अपने काम को फिनिश कर चुका था और एसएल शिप ने बहुत ब्राइट लाइट एमिट करना शुरू किया जो आंखों के लिए बहुत ब्लाइंडिंग थी। स्वीप अब बहुत डीप था अपने लिए भी और धीरे धीरे अपने कंट्रोल खोने लगा, लेकिन उसने खुद से प्रॉमिस किया कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये डैम स्लीव नहीं ले लेता। उसका बॉडी मॉन्स्टर में बदलने लगा और उसका कॉन्शियसनेस भी धीरे धीरे उसे छोड़ने लगा। थोड़ा और समय बाद वो बहुत क्लोज था अपने स्लीव को पाने के लिए। कुछ समय बाद टुया ने नोटिस किया कि आग धीरे धीरे कम हो रही थी। उसे विश्वास था कि सुई सफल हो गया और ये मैडनेस अब रुक जाएगा। सुई समुद्र में डूबते रहे, लेकिन उसने स्लीव को अपने हार्ट में होल्ड किया। वो सफल हुआ, लेकिन क्या अब वो बाहर आ सकता है? अंत में कैटवुमन ने कॉन्शियसनेस रिगेन की और वो हमेशा अमेज्ड रहती थी कि ये महिला कितनी स्ट्रांग थी। ये सिंपली ह्यूमन स्ट्रेंथ नहीं थी। इतना स्ट्रांग बॉडी होने के बावजूद जो स्पिरिचुअल चाइल्ड ने उसे दिया था वो उसे डिफीट नहीं कर सकती। ये कैसे पॉसिबल है? जब वो कंप्लेन कर रही थी, उनके टीम का वही हैकर अप्रोच किया और उसने तुरंत उसे उसका सवाल का आंसर दिया। उसने कहा कि वो कभी भी रिजॉर्ट टू वायलेंस नहीं करेगा, लेकिन इंक्लाइंड है। उसने ये भी नोटिस किया कि ऐसा लगता है कि ब्लैक गेट इतना सिंपल नहीं है। उन्होंने डीमन को डिस्ट्रॉय कर दिया। एल के एलीट स्पिरिचुअल फोर्सेस के सीज का सामना करने के बावजूद ब्लैक गेट ने स्पिरिचुअल चाइल्ड और फेट शू को डिफीट किया। अनफॉर्चुनेटली उनके लिए ये एंड ऑफ द लाइन था। भले वे अपनी लाइव्स दे दें, ये यूजलेस होगा। उसने नहीं सोचा कि उनके पास जायंट शिप रखने वाले केवल वही हैं। उसने ये भी नोटिस किया कि एल में आग बहुत कम हो गई थी। अगर स्पिरिचुअल चाइल्ड्स प्लान सफल हो गया होता तो आग कंटेन नहीं होती और जब तक व्हाइट स्लीव में आग का सोर्स एक्सटिंग्विश नहीं होता, लूडो अनडाउटेडली ग्राउंड पर जलता। लेकिन जैसा कि न्यूज़ वीडियो में देखा गया, सब कंप्लीटली रॉन्ग था। फायर फाइटर्स ने ऑलमोस्ट आग रोक दी थी, इसलिए उसने बोर होकर डिसाइड किया कि वो सनसेट की तरफ वॉक करे। लड़की को यकीन नहीं हुआ, क्या वो सच में जा रहा है? क्या वो उसे लाए नहीं कर रहा? ये सवाल सुनकर उसे बहुत फनी लगा और वो शार्पली लाफ करने लगा। उसने उसे बताया कि सब खो चुका है और मोस्ट लाइकली अब कोई और सेशन नहीं होगा, इसलिए बात करने का कोई पॉइंट नहीं। फिर भी वो ओल्ड मैन्स पैशन फॉर ग्रेव रॉबिंग में इंटरेस्टेड था, ये पता करने के लिए कि वो अल्टीमेटली लूडो के साथ क्या करने वाला था। लड़की उससे ऑलरेडी एंग्री हो गई थी क्योंकि वो बिल्कुल नहीं समझ रही थी कि वो किस बारे में बात कर रहा है। अचानक उसने हवा में कुछ गलत महसूस किया, जैसे उसके आसपास कुछ हो रहा है, और उसे रियलाइज हुआ कि ये वही गाय है। उसने कहा कि वो उसके चारों ओर सब कुछ है। शायद
शायद फ्यूचर में ये टैबू जनरली एक्सेप्टेड हो जाएगा, वो अब उसकी ग्रेटनेस के बारे में वर्ड स्प्रेड कर सकती है। लड़की ने उसके वर्ड्स के बारे में सोचा और वरी करने लगी कि ये सच में राइट है कि स्पिरिचुअल चाइल्ड और वो सर्वाइव नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अब वो फ्री है और वो एक्सट्रीम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से परमानेंटली छुटकारा पा सकती है, जिसने उसे सेयांस में मजबूर किया और नॉन एंटिटी बना दिया। इसलिए उसने डिसाइड किया कि पहले वो यहाँ से बाहर जाएगी। उसके बाद उसका प्लान था कि वो वापस अपनी प्रीवियस स्टेट में आए, प्रीवियस लाइफ में लौटे और इसे एक बैड ड्रीम की तरह भूल जाए। लेकिन उसके सभी प्लान्स फ्यूटाइल लग रहे थे क्योंकि उसके सभी थॉट्स शहाराजादा द्वारा इंटरप्ट हुए। शहाराजादा ने रूड आवाज में पूछा कि ये डॉग कहाँ जा रहा है। सुई की बॉडी पूरी तरह से घोस्ट में कन्वर्ट हो गई थी और सुई का उसके ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है और सुई और भी डीप में जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं इस खौफ को फील कर सकता हूं। इस बार कंट्रोल का लॉस पिछले किसी भी कंट्रोल खोने से ज्यादा है। क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि ये स्लीव बहुत डीप में डूब गया था और मैं इतने डीप तक इसका पीछा कर रहा था? तभी सुई को डीप सी में वही ऑक्टोपस दिखता है और सुई इसे देखकर सोच रहा होता है कि मैं इसी ट्रम्प कार्ड के कारण इतना रिस्क लेने को रेडी हुआ था और वो ऑक्टोपस सुई को अपनी रेड आइज से घूर रहा होता है। सुई सोच रहा होता है कि हाउएवर मुझे इसका प्रिंसिपल नहीं पता, लेकिन हर एक मुझे कंट्रोल वापस अपने और मेरी कॉन्शियस को स्टेबल करने में हेल्प कर सकता है। और ली इमस ऑक्टोपस के टेंटिकल्स के पास जा रहा होता है और ली किसी भी तरह उस ऑक्टोपस से बोलता है कि मेरी हेल्प कीजिए और हम देखते हैं कि सुई के हाथों में उस ऑक्टोपस का एक टेंटिकल आ जाता है, जिसके कारण सुई अपने रियल फॉर्म में वापस आते हुए सोच रहा होता है कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। और सुई इजीली अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और उसमें अभी भी उस स्लीप को पकड़ रखा होता है और उसके दूसरे हाथ में उस ऑक्टोपस का टेंटिकल जो कि सुई की रियल फॉर्म में आते ही डिसॉल्व हो जाता है और सुई इस डीप सी से अभी तक बाहर नहीं निकला होता है बट नॉर्मल फॉर्म में होता है और सुई सोच रहा होता है कि मैं अभी भी यहाँ क्यों हूँ। तभी जहाँ वो ऑक्टोपस होता है वहां से किसी की टोन की आवाज आती है। सुई इसे सुनते हुए हैरान होता है और सोच रहा होता है कि रो रहे हो, ये वॉइस बहुत जानी पहचानी क्यों लग रही है। और उस ऑक्टोपस के कोर की तरफ सुई देखते हुए सोच रहा होता है कि मैंने ये चीज देखी है। तभी सुई की हालत खराब होने लगती है और सुई सोच रहा होता है कि मैं अब सांस नहीं ले सकता, मुझे सांस नहीं लिया जा रहा है। तभी ली जब उस ऑक्टोपस के कोर को देखता है तो वहां उसके अंदर एक बहुत छोटा बच्चा होता है और वहां से आवाज आती है कि पापा। सुई बोलता है क्या पापा? दूसरी तरफ तोया मिस्टर ग्रीन से बोल रहा होता है कि वो अभी तक क्यों नहीं उठा। मिस्टर ग्रीन बोल रहे होते हैं कि उसकी हालत बहुत खराब है, वो डीप सी में डाइव कर गया है और उसके मिस्ट्रेस और फियर के कांटेक्ट में आ गया है जिसे वो टॉलरेट नहीं कर सकता और वो कभी भी कंट्रोल खो सकता है। तो तोया बोलता है कि मैं ये नहीं सुनना चाहता कि क्या डीप है या नहीं, आप उसकी हेल्प करें। तो मिस्टर ग्रीन बोलते हैं कि मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता, अब मैं बस उसके जागने का ही वेट कर सकता हूं। तो तोया बोलता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा? मिस्टर ग्रीन बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट। यदि वो वापस आ सके तो अच्छा होगा, यदि वो वापस नहीं आ सका तो कभी वापस नहीं आ पाएगा। तभी हम देखते हैं कि कोई वहां अपीयर होता है। मिस्टर ग्रीन उसे देखते हुए बोलते हैं कि कौन? हम उसी मिस्टीरियस इंसान को देखते हैं जिसके हाथों में वो जेड पेंडेंट होता है, वो वहां आया होता है। उसके जेड पेंडेंट को देखते हुए मिस्टर ग्रीन सोच रहे होते हैं मागाटामा वो ट्रांसेंडेंटल पर्सन है जिसके बारे में सूकी ने बोला था। वो पेंडेंट वाला पर्सन सुई को ही देख रहा होता है। इसे इस तरह देखते हुए देखकर तोया गुस्से में बोलता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा इस सीजन से क्या रिलेशन है। वो मिस्टीरियस पर्सन सुई को देखते हुए सोच रहा होता है कि ये उसकी वजह से है। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि सीजन पहले ही डिफीट हो जाएगा और मैंने अपने सारे चिप्स एक ही पर्सन पर लगा दिए। सोल बेबी, पिछले कुछ हजार सालों में एंशिएंट मौजोलियम रिचुअल द्वारा जिन नॉर्मल लोगों को मैंने रिजेक्ट किया था उनमें से एक रिजल्ट चाहिए। जो भी हो मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, मैंने बस सोचा था कि मेरा पपेट स्पिरिचुअल चाइल्ड इस तरह खत्म होगा। मुझे याद नहीं कि कितने साल हो गए हैं कि मैंने ऐसी अनइमेजिनेबल और एबनॉर्मल इवेंट का सामना किया था। और वो पर्सन अपने हाथों में एक वेपन कुनाई या स्पीयर की तरह दिख रहा होता है, उसे अपीयर करता है और सोच रहा होता है कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन ये मेरे रास्ते में आता है, मैं उसे कभी नहीं देखना चाहती। मुझे अभी अभी मालूम हुआ कि ये मिस्टीरियस पर्सन फीमेल है। इसे इस तरह करते देखकर तोया बोलता है कि तुम सुई के साथ क्या करना चाहते हो। तभी सडनली मिस्टर ग्रीन और तोया एक अलग ही जगह पर पहुंच जाते हैं जब सुई पहले आया था। यहाँ बहुत सारी ग्रेव्स होती हैं। तोया ये देखते हुए बोलता है कि ये ग्रेव्स कैसे हैं। मिस्टर ग्रीन तोया से बोलते हैं कि सुई यहाँ से गायब है, ऐसा लगता है कि हमें यहाँ टेलीपोर्ट किया गया है। तोया मिस्टर ग्रीन की बातें सुनकर बोलता है कि सुई नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, वो पर्सन उसे मार डालेगा। मिस्टर ग्रीन बोलते हैं कि हम इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते, आई होप बाहर के लोग टाइम पर वहां पहुंच जाएं।
हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां सुई को मिस्टीरियस पर्सन देखते हुए बोल रहा होता है कि अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा, और वो उस डैगर को सुई के अंदर डालने वाला होता है और बोलता है कि तुमने मेरे प्लान को बर्बाद किया है, अब नर्क में जाओ, और सुई के ऊपर अटैक कर देता है। तभी सडनली उसका पेंडेंट में कुछ हलचल होती है और वो शाइन करने लगता है, जिसके कारण वो पर्सन रुक जाता है और सोच रहा होता है कि मागाटामा सडनली क्यों लाइट अप हो गया। तभी सुई की बॉडी के ऊपर कुछ एनर्जी आने लगती है। इसे देखकर वो पर्सन अलर्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि सुई के नीचे से उसी ऑक्टोपस के टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं, जिसके बीच में सुई होता है। इसे देखकर वहां पर्सन बोलता है कि ये क्या है। तभी वो ऑक्टोपस पूरी तरह से बाहर आ गया होता है, मतलब रियलिटी में नहीं, बट उस ऑक्टोपस का एक वर्चुअल प्रोजेक्शन आया होता है। इसमें ये ऑक्टोपस बहुत ज्यादा कूल और कमाल का लग रहा होता है, और वो ऑक्टोपस एक डीप वॉइस में बोलता है कि ये डीप सी से रिलेटेड है। वो पर्सन ये देखकर बोल रहा होता है कि कैसे और ये क्या हो रहा है, और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। इतनी बातें कहकर वो प्रोजेक्शन सुई की बॉडी को छोड़कर डिसअपियर हो जाता है। दूसरी तरफ ये मिस्टीरियस पर्सन बोलता है कि अब ये डिसअपियर ही गया, और वो पर्सन वहां एक पोर्टल ओपन करके जाते हुए होता है। तुम लकी हो, हम फिर मिलेंगे। ये पर्सन एक ट्रांसेंडेंटल पर्सन है, तो ये बहुत टाइम से जिंदा है और पावरफुल भी है। दूसरी तरफ मिस्टर ग्रीन और तोया उसी ग्रेव वाले वर्ल्ड में होते हैं। उनकी बॉडी में कुछ होने लगता है और वो लोग बोलते हैं कि ये क्या चल रहा है, और वो स्लोली सुई के पास अपीयर होते हैं। तोया सुई को देखकर बोलता है कि क्या हम वापस आ गए। मिस्टर ग्रीन सुई की चिंता करते हुए उसके पास आकर चेक करते हुए बोल रहे होते हैं कि लकीली सुई को कोई चोट नहीं लगी है, शायद उसने अटैक नहीं किया, और उसी मिस्टीरियस पर्सन के बारे में सोच रहे होते हैं कि वो नॉर्मल मिस्टेक्स ट्रांसेंडेंटल मिस्टेक से डिफेंड करने में पूरी तरह से अनेबल होते हैं। वो पर्सन सुई को मारना तो चाहता था, लेकिन उसने आखिर ऐसा क्यों नहीं किया। मिस्टर ग्रीन बोल रहे होते हैं कि जब हम थे नहीं तो यहाँ क्या हुआ। डीप सी में सुई का सीन दिखाया जाता है, जहां सुई उसी बच्चे को देख रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है कि सुई के एंकर लाइंस पूरी तरह से टूटी हुई होती हैं। तभी वो टेंटिकल्स सुई को पकड़ लेते हैं और सुई की जो एंकर लाइंस उससे टूटी हुई होती हैं, उन सभी को एक जगह कलेक्ट करते हैं और सुई की टूटी हुई एंकर लाइंस से फिर से अलाइन कर देते हैं और उन्हें सुई से ऐड कर देते हैं और उसे छोड़ देते हैं, जिससे सुई वापस ऊपर की तरफ जाने लगता है। वो ऑक्टोपस सुई को जाते हुए देखकर बोल रहा होता है कि तुम एक काम करो, तुम आईएएस की पढ़ाई छोड़ दो। जब तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम्हें अपनी औकात से बाहर जाने की जरूरत थी। लेकिन ऑक्टोपस ने ऐसा नहीं बोला, बस मैंने ऐड किया। उसने चाइनीज में नेक्स्ट टाइम आदि कुछ बोला था, मुझे समझ नहीं आया। सुई डीप सी से ऊपर आते हुए सोच रहा होता है कि मैं अब ऊपर की तरफ डाइव कर रहा हूं, और सुई को रियलिटी में होश आता है। सुई घबराते हुए उठता है। मिस्टर ग्रीन सुई को देखकर बोलते हैं कि क्या तुम जाग गए। सुई उनसे बोलता है कि हाँ, मैं वापस आ गया हूं। मिस्टर ग्रीन सुई से बोलते हैं कि इस बार तुमने अपने आप को कंट्रोल करने में बहुत टाइम लगा दिया, आराम से रहो, जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। और मिस्टर ग्रीन सुई से बोलते हैं कि तुम बहुत केयरलेस हो, मैंने तो सोच लिया था कि अब तुम्हारी डेड बॉडी ही वापस लेकर जाना होगा। सुई मिस्टर ग्रीन की बातें सुनकर बोलता है कि मैंने मौत को गले की हालत ले ली थी और आपको वरी करने के लिए सॉरी। सुई फिर से डीप सी की बातें सोच रहा होता है कि इस बार मैंने एस्टिमेट से कहीं ज्यादा खराब थी। वो ऑक्टोपस का टेंटिकल मुझे पहले तुरंत होश में नहीं ला पाई, और मैंने एक रेड कलर का एक बच्चा भी देखा जो कि एक कोर में था। ये बहुत अजीब है। तभी तोया हैप्पी होते हुए सुई से बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने ये कैसे किया, लेकिन इस बार आपने उसे बहुत अच्छे से किया है। आग बुझ गई। और तोया दूसरी तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि हम भी पीछे नहीं हैं, हमने इस इंसान को पकड़ लिया। दूसरी तरफ उसी आइस में ट्रैप्ड वो पर्सन होता है जिसने तोया की बॉडी में घुसने की कोशिश की थी। सुई उठते हुए बोलता है कि हाँ, एक लाइन, तुमने भी अच्छा काम किया। मिस्टर ग्रीन दूसरी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि कोई आ रहा है। तभी कोई बोलता है कि मैंने देखा कि बाहर आग बुझ गई थी और ये वीएमओ था जो कि उस आइस में जमे हुए पर्सन के पास आ गया होता है। उसे देखते हुए बोलता है कि क्या आपने इसे सॉल्व कर लिया। तभी तोया बोलता है कि बिल्कुल, बिना सस्पेंस के एक शानदार विजय। तभी तोया की नजर वीएमओ के शोल्डर के ऊपर जाती है जहां चोट लगी होती है। तोया बोलता है कि ये तुमने कैसी हुआ, ये मीट बॉल्स खा गए। तो वीएमओ बोलता है कि फाइट हुई और वो भाग गए। तोया हंसते हुए बोलता है कि रेन, तुमने उसे इंजर्ड कर दिया था और फिर भी उसे भागने दिया, ये एक बेहतर उदाहरण है। सुई तोया की बातें सुनकर एनॉयड फील कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि वीएमओ अभी भी काफी यूजफुल है। तभी वीएमओ का वो इंजरी हील हो रहा होता है। तभी कोई बोलता है कि तुम ठीक हो, और सुई और तोया पीछे देखते हैं तो वहां से यंग मास्टर्स की टीम निकल रही होती है, और मॉन्क बोल रहा होता है कि हमने फ्लावर स्ट्रीट के सभी घोस्ट को भगा दिया है। तोया बोलता है कि हम बॉस को पहले ही डिफीट कर चुके हैं और अभी अभी डेमंस को खत्म किया, आपको हमारे साथ रखने का क्या मतलब है। तभी एक स्टोन तोया के सर के ऊपर लगता है और वो दो लड़कियां, मैं इनके नाम भूल गया हूं, आप लोग मैनेज कर लो, और तोया को मारते हुए बोलती हैं कि क्या हम बेकार हैं, हमें लगता है तुम मुसीबत में हो। दूसरी तरफ सभी एक अजीब तरीके से देख रहे होते हैं और मॉन्क बोलता है कि दया करो अमिताभ। मिस्टर ग्रीन बोलते हैं कि अब जब सब कुछ हो गया है तो इस घोस्ट और होठ से भरी वर्ल्ड को छोड़ दे। दूसरी तरफ तोया बुरी हालत में बोल रहा होता है कि कोई बात नहीं, मैं सभी को प्रोटेक्ट करूंगा। आखिरकार न्यू जनरेशन में मैं ही एक हूं जिसने बॉस को डिफीट किया है।
ये बातें सुनकर लड़कियां उसे और भी मारते हुए बोल रही हैं कि बॉस को हराना, और भी गुस्से में उस पर रहती हैं। मॉन्क दूसरी तरफ बोल रहा होता है कि उसे धीरे धीरे मारो अमिताभ। सुई ये सब देखकर बोलता है कि उसे पीटने के बहुत सारे मौके हैं, चलो सबसे पहले यहाँ से बाहर निकले। और वे सभी यहाँ से बाहर जा रहे होते हैं और बताया जा रहा होता है कि स्पिरिचुअल यंग मास्टर्स और मिस्टिक्स की हेल्प से सीजन की फाइट आखिरकार बिना किसी डेंजर के खत्म हो गई। इस गेट से बाहर के लोगों को बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि इस एंशिएंट गेट के अंदर फाइट कितनी हार्ड थी। विजिटर्स को अप्रिसिएशन नहीं मिल सको, लेकिन इस सिटी की शांति इस बात का प्रूफ है कि उन्होंने मौत तक फाइट की और उन्होंने कभी हार नहीं मानी, भले ही वो कितने ही इंजर्ड हों। हमें हुआडू स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है जहां सुई को कोई बोलता है। सुई उसकी तरफ देखता है जहां वो लड़की, इसका नाम मैं भी जानता, बोल रही होती है कि चलो पहले अपने फैमिलीज को इस सिचुएशन के बारे में रिपोर्ट करते हैं और तुम्हें अच्छा रेस्ट करना चाहिए। जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम बाहर जाकर साथ में खेल सकते हैं। सुई भी बोलता है कि हाँ, आप भी खुद को ज्यादा पुश ना करें और बाय करते हैं। और वे लोग दूसरे रास्ते से हटे हुए बकवास कर रहे होते हैं जो छोटे बच्चे करते हैं। सुई ने देखकर स्माइल कर रहा होता है। मिस्टर ग्रीन सुई से बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो? सुई बोलता है कि मैं ठीक हूं, मैं अप्रॉक्सीमेटली ठीक हो गया हूं। क्या आप पहले मैन वापस जाना चाहते हैं? मिस्टर ग्रीन बोलते हैं पहले वापस जाके रेस्ट करो, अगर कुछ हुआ तो कल बातें करेंगे। सुई बोलता है कि सच कहूं तो मुझे अंदर से ऐसा फील नहीं हुआ था, लेकिन अब मुझे प्लेजर फील हो रहा है, लेकिन मैं फिजिकली और मेंटली थक गया हूं। मिस्टर ग्रीन सोच रहे होते हैं कि इसने बड़े एक्सप्लोजन और डीप में कंट्रोल खोने के बाद भी बचना बहुत मुश्किल होता है, और उसका डीप सी मुझसे बहुत डीप है। मिस्टर ग्रीन सुई से बोलते हैं कि इसलिए कुछ भी हो, आपको एक अच्छी नींद लेनी चाहिए, खाना खाना चाहिए। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां सुई एक स्ट्रीट पर जाए हुए सोच रहा होता है कि सीजन का कर्स फायर फाइनली खत्म हो गया, और वो एक पार्क में जाता है जहां उसे कुछ बच्चों की वॉइस आती है और वो उधर देखता है। मुझे अपने आइडियाज़ को अरेंज करना होगा कि कल उनसे क्या कह सकता हूं और क्या नहीं। लूडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। कोई पर्सन किसी को एक पासपोर्ट देते हुए बोल रहा होता है कि लूडो में आपका स्वागत है मिस्टर ली, आपकी सेफ जर्नी की विश करता हूं। दूसरी तरफ वो पर्सन पासपोर्ट लेते हुए बोलता है कि थैंक्स, मुझे विश्वास है कि ये जगह मुझे खुश कर देगी। हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो काफ़ी डैशिंग लग रहा होता है। वो किसी से बोल रहा होता है, यंग मैन, मैं तुम्हारी बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ। तभी वही पर्सन उस ओल्ड मैन के पास आते हुए बोल रहा होता है कि सेवंथ अंकल, मैं ये हूँ। अंकल सेवन, आप ऐसे अजीब ग्लासेस क्यों पहने हैं? तो वो ओल्ड मैन बोलते हैं कि तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, हम जेन जी हैं। और बोलता है कि जैसा कि कहा जाता है यंग पर्सन्स, तभी वहां से 2 फ्लाइट अटेंडेंट जा रही होती हैं। उन्हें देखते हुए ये ठरकी बुढ़ा बोलता है कि ये तो, तभी वो पर्सन इसके ग्लासेस के ले लेता है। बुढ़ा उसे मारते हुए बोलता है कि बैड बॉय, मेरे ग्लासेस वापस दो। इसके बाद वो यंग मैन यानी ली बोलता है कि मुझे पहले शॉक पैड लेने के लिए क्वारंटीन स्टेशन जाना होगा, और वो लोग एयरपोर्ट से बाहर आ जाते हैं। और ली बोल रहा होता है कि अंकल सेवन, सिर्फ जिंक पैड ही क्यों है? तो ठरकी बुढ़ा बोलता है कि गाव यू, लिक्विड और अनदर भी हैं जो क्वारंटीन से नहीं गुजर सकते। मुझे एक स्मगलिंग का शॉक मिला है, कल तक आएगा। और बोलता है कि लुओ काउंटी बालोनशान जितना गर्म नहीं है। तभी ली बोलता है कि अंकल सेवन, मैंने सुना है कि चाइना में बहुत से लोग आपको ढूंढ रहे हैं, आप यहाँ लूडो में क्यों हैं? तो सेवंथ अंकल बोलते हैं कि तुम्हारी सेवंथ आंटी और मैं जब मिलते हैं तो हमेशा झगड़ते हैं। मेरी सास घर पर बहुत शोर मचा रही है, ये मुश्किल है, मुझे लाइमलाइट से दूर रहना होगा। चलो फिर से बात करते हैं। लूडो में एक इंपॉर्टेंट बिजनेस है। ली पूछता है कौन सा इंपॉर्टेंट बिजनेस? तभी अंकल ली के ऊपर चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कि तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो, तुम कार क्यों नहीं बुलाते, मैं कहाँ तक यहाँ खड़ा रहूंगा। ली इनकी बातें सुनकर बोलता है, हाँ समझ गया, अभी टैक्सी बुलाता हूँ। और ली टैक्सी को आवाज़ देता है। उसके बाद ली अंकल से बोल रहा होता है कि यहाँ लूडो में कल जिनजियान ने कहा कि यहाँ बहुत ज़्यादा आग लगी है। तभी अंकल ली को फ़ोन में कुछ दिखाते हुए बोलते हैं कि ये देखो टिकट। हॉन्गमैन पहले सेडिशन के नंबर्स और अपनी 5 फिंगर्स दिखाते हैं। ली बोलता है 50,000। तभी अंकल फ़ोन लेते हुए बोलते हैं कि एक केक का टुकड़ा खरीदने के लिए 50,000 या 500 मिलियन, इस बार सामान अब नॉर्मल है। लास्ट वीक एक ईविल फैमिली के एक बदमाश ने मुझे मारने का किसी को कम किया था। लकीली मुझे अच्छे लक की ब्लेसिंग्स मिली है, लेकिन वो श्योरली हार नहीं मानेगा, इसलिए मैंने तुमसे मुझे प्रोटेक्ट करने को कहा। यदि मैं बालोनशान में होता तो मैं उसके हाथ और लेग्स कटवा देता। तभी ली अंकल को शांत करते हुए बोलता है कि अंकल सेवन हमेशा गुस्से मना रही है, दूसरे इसका फ़ायदा उठाते हैं। इसके बाद हमें ब्लैक गेट नंबर 2 मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां एलिस चाय पीते हुए बोल रही होती है कि ग्रीन, चलो इसके बारे में अब बात करते हैं। मिस्टर ग्रीन बोलते हैं, स्पिरिचुअल बच्चों की उसी टाइम डेथ हो गई और उसे कार से हेडक्वार्टर ले जाया गया। गोंगजू को वापस ले लिया गया है। लोकल स्पिरिचुअल मास्टर्स की मामूली चोटें आई हैं। हमें वीएमओ के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और इस सोल चर्न के पीछे के पर्सन की स्टोरी। तो एलिस बोलती है कि क्या आपने किसी पर्सन को देखा जो ट्रांसेंडेंटल है? मिस्टर ग्रीन बोलते हैं, यदि सुई ने जैसा पिछली बार बताया था उसे वैसा ही होना चाहिए था। उसके तरीके अब मिस्टीरियस और ईजी स्टाइल नहीं रहे जो हम यूज़ करते हैं। वो एक बार सुई को मारना चाहता था। तो मिस्टर एंडरसन बोलते हैं, वो ट्रांसेंडेंटल पर्सन सुई को मारना चाहता था, फिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया?
मिस्टर ग्रीन बोलते हैं, जब मैं उसके ग्रेवयार्ड से बाहर आया तो वो डिसअपियर हो गया था। शायद उसने सोचा होगा कि सुई कंट्रोल से बाहर हो गया है और वो श्योरली मर जाएगा। मिस्टर एंडरसन बोलते हैं, ये समझ में नहीं आता। हाउएवर हम उसका ऑब्जेक्टिव नहीं जानते। पिछले फेंगू के अटैक के बाद वो 2 बार इनका गाइडेंस कर चुका है। ये पॉइंट दे सकता है कि वो टेंपल तक पहुंचने के पीछे उसके मन में कोई मोटिव जरूर है। तो सुई बोलता है, शायद जैसा कि हमने पिछली बार अनुमान लगाया था, वो मिस्ट्री का एक न्यू एरा शुरू करने के लिए बहुत लालसा था। तभी एलिस का बटलर अपने अंदर से एक लेटर निकालता है और एलिस उसे लेते हुए बोलती है कि अभी इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। हेडक्वार्टर ट्रांसेंडेंटल बीइंग की न्यूज़ पर ध्यान देगा, आपको उसके साथ सीधे मिलने से बचना चाहिए। और वो मिस्टर एंडरसन से पूछती है कि एंडरसन, नेवी पोर्ट में लार्जेस्ट शिप के साथ क्या हो रहा है? तो मिस्टर एंडरसन बोलते हैं, घोस्ट के अटैक को सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन एम्परर के न्यू क्लोथ्स को फिर से रिचार्ज करने की ज़रूरत है और मुझे कुछ ऑक्शन करनी है। और बोलता है कि वैसे मैंने कल आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस हैं। एलिस बोलती हैं, ओह ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो सुई की तरफ देखते हुए बोलती है कि मुझे लगता है न्यू मेंबर्स इसे सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। सुई बोलता है, क्या मैं और मुझे क्या सॉल्व करना है? एलिस एक स्मर्क करते हुए बोलती है कि कुछ ट्रेनिंग सब्जेक्ट है। तभी बाहर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी एलिस बोलती है, देखो ये आ रहा है। सुई को कुछ समझ नहीं आता एलिस किस बारे में बात कर रही है। तभी गेट खुलता है और वहां से सारा एंटर करती है उस डॉग वाली गर्ल को लेके। सुई इसे देखते हुए बोलता है, वुमेन्स डो। तभी सारा उन दोनों लड़कियों को लेकर अंदर आते हुए बोलती है कि अगली बार मुझे कीज या कोई हेल्पर की ज़रूरत होगी। और वो सब डॉग वाली गर्ल को दिखाते हुए बोलती है कि मुझे इसका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप लोग पहले से जानते हैं और ये उस बड़े शिप की एक घोस्ट है। सुई से देखते हुए बोलता है, घोस्ट? सहारा उसको दिखाते बोलते हैं, क्या आपने पहले मिस्ट्री कोड को नहीं देखा? ये वही घोस्ट और गॉड्स हैं जिन्होंने एम्परर के न्यू क्लोथ्स का यूज़ करके खाने के तर्क को बदल दिया। ये बात भी सही है। मिस्टर एंडरसन बोलते हैं, मेरे लिए सब कुछ ठीक से सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए मैंने इसे तर्क को मॉडिफाइड करने और एक हंगर डिटरमाइन करने का डिसीजन लिया कि ताकि जब ये भर जाए तो ये खाने के लॉ को ट्रिगर ना करे। सहारा बोलती है, जिसने उसे डेंजरस मिस्ट्री कोड को कंट्रोल में किया जो सी के किनारे तक नहीं आ सकता था, वास्तव में वो आप ही हैं। मिस्टर एंडरसन बोलते हैं कि मैं वो पर्सन हूं जिसने ऐसे मिस्ट्री कोड को ठीक किया। इसके लिए मिस्ट्री नॉलेज की डीप अंडरस्टैंडिंग और मेन मास्टर की आवश्यकता है। मैं अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा हूं। व्हाट अ टैलेंटेड पर्सन मेरा प्रेडिसेसर था। हाउएवर उसकी डेथ बहुत ज़्यादा पहले हो गई थी। और हम उस डॉग वाली गर्ल को देखते हैं जो इन सभी को देखकर सोच रही होती है कि ये सब लोग ब्लैक गेट से हैं। और वो मिस्टर एंडरसन को देखते हुए बोलती है कि एक ओल्ड मैन, और एलिस को देखकर बोलती है कि एक डुप्लीकेट लॉली, और वो मिस्टर ग्रीन को देखकर बोलती है कि ये एक हिपोक्रिट है। और वो सुई को जब देखती है तो बोलती है कि ये वो और उसका बड़ा घोस्ट था जिसने मेरे एंसेस्ट्रल डॉग की सोल को मार डाला और जिसकी वजह से मैं इस अजीब सी बॉडी में बदल गई हूँ। और वो सुई के ऊपर अचानक से अटैक कर देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी कमीने। सुई इससे काफ़ी घबरा जाता है, लेकिन तभी अचानक से उस लड़की के गले में फॉर्मेशन बनता है जिसके कारण उस लड़की को काफ़ी दर्द होता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। सहारा इसे देखकर बोलती है, इस सुपरविजन फॉर्मेशन से चाहे कोई भी कितना भी कुछ करने की कोशिश करे या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ नहीं कर सकता है। और वो उस लड़की से बोलती है कि खासकर तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ये गॉड जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है लेकिन ज़्यादा डेंजरस नहीं है। सुई इस लड़की को देखते हुए सोच रहा होता है कि मैंने इसे प्रेसिडेंट त्यान के मैटर्स में देखा है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने इसे एक्शन में देखा है। ये चीज़ एक टाइगर रिंग जैसा लग रहा है। उसके बाद सुई डायरेक्टर एलिस से पूछता है कि डायरेक्टर, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? एलिस बोलती है, ये आपकी ट्रेनिंग कोर्स है। सुई बोलता है, क्या बकवास है? एलिस बोलती है, इन दोनों नॉटी किड्स को एक प्रोटेक्टर की ज़रूरत है। सुई बोलता है, आप लोग मुझ पर विश्वास कर रहे हैं कि मैं इन्हें संभाल सकता हूं? मिस्टर एंडरसन बोलते हैं, ज़्यादा टेंशन मत लो कैपिटल, तुम्हें इसके कमीशन भी देंगे, लेकिन हमें उसकी सुपरविजन के लिए आपकी हेल्प की ज़रूरत है। सुई बोलता है, इसे कैसे रेगुलेटेड करें? मिस्टर ग्रीन बोलते हैं, तुम इन्हें अपने घर में इनका पालन पोषण करो। सुई ये सुनकर जो चाय पी रहा होता है उसे मिस्टर ग्रीन के ऊपर ही फेंक देता है। सुई उठते हुए बोलता है कि ये ठीक नहीं है, आपको इसे मिस्टर ग्रीन के हाउस पर रखना चाहिए। मिस्टर ग्रीन बोलते हैं, मेरी फैमिली प्रिंसेस से भरी है और वो किसी और को एंट्री करने की परमिशन नहीं है। तो सुई मिस्टर एंडरसन को बोलता है, बट मी। एंडरसन बोलते हैं कि एम्परर के न्यू क्लोथ्स की एनर्जी खत्म हो गई है, मुझे एंकर और एनर्जी कलेक्ट करने के लिए ऑक्शन होल्ड करनी है, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर सुई मैडम एलिस के ऊपर पॉइंट करते हुए बोलता है कि मैम आप सबसे अच्छी हैं। ये सब देखकर वो डॉग वाली गर्ल चिल्लाए हुए बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी, तुम मुझे मार भी दो तब भी नहीं जाऊंगी, मैं इस पागल औरत के साथ रहने की बजाय उस घोस्ट सोल वाले बॉय के साथ रहना पसंद करूंगी। इसकी बातें सुनकर सहारा बहुत गुस्से से उसे घूर कर बोलती है, चुप रहो। एलिस बोलती है कि ब्लैक गेट आपको कुछ कम लाइट वाले वाउचर से कॉम्पनसेशन देगा। सुई बोलता है, ये वाउचर का मैटर नहीं है। एलिस स्माइल करते हुए बोलती है कि जनरल मैनेजर ने मैनेजर्स के लिए बोनस के रूप में, सुपरविजन और मैनेजिंग के लिए चार्ज के रूप में 4 लाख लो कॉइन्स कलेक्ट किए हैं, ये आपको मिलेंगे। तो सुई बोलता है, हाँ
ये अब ठीक है, डील हो गई। सुई उन दोनों घोस्ट को देखते हुए सोच रहा होता है कि दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें पैसे से नहीं सुलझाया जा सकता, लेकिन पैसे जोड़कर ज़रूर सुलझाया जा सकता है। और अपने घर के बारे में सोच रहा होता है कि जहाँ उसके घर में इन दोनों को रखने के बाद कितने घोस्ट हो जाएंगे और सुई का घर पूरी तरह से खौफ में चला जाएगा। और सहारा सुई से बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ बातें बताती हूँ, और डॉग गर्ल को दिखाते हुए बोलती है कि इसे बाहर ना जाने दें, ज़रूरत पड़ने पर इसे पत्ते से बांध देना। और उस शिप घोस्ट के बारे में बताती है कि ये हॉट गर्ल है, इसे बॉट गर्ल कहते हैं। ये अच्छे से बिहेव करती है, बस इसे अच्छी तरह से खाना मिले और भूख ना लगे, लेकिन अगर इसे गुस्सा आ गया तो ये पूरे लॉस एंजलिस को खा जाएगी। सहारा उन दोनों घोस्ट को ले जाते हुए बोल रही होती है कि मैं इन दोनों को पैक कर दे रही हूँ, जिससे इन्हें ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैं आपका बाहर वेट कर रही हूँ। सुई एलिस से बोलता है कि डायरेक्टर, अगर कुछ करने का नहीं है तो क्या मैं जाऊँ? एलिस बोलती है नहीं, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।